नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। आज हम जियोग्राफी के सेक्शन से जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम अलग अलग सेक्शंस तो डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 109 से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है खैबर पास इज इन विच कंट्री। तो ये जो खैबर दर्रा है ये किस देश में है। अगर हम बात करें कंट्री की कि ये खैबर पास जो है वो कौन सी कंट्री में है। खैबर पास जो है ये कौन सी कंट्री में है, ये पाकिस्तान में पड़ता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। यहाँ पर पड़ता है पाकिस्तान में। अब इंपॉर्टेंट दर्रे जो इंडिया में है पहले हम उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये चीज़ें कई बार पूछी गई हैं। देखो, अगर इंपॉर्टेंट दर्रों की बात करेंगे तो सबसे पहले जोजिला दर्रा पूछा जाता है कि जोजिला दर्रा कहाँ पर है। जोजिला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कोई दर्रा पूछ लिया जाता है कि लिपू लेख दर्रा कहाँ पर है। तो लिपू लेख दर्रा जो है ये उत्तराखंड में पड़ता है। नाथुला दर्रा पूछ लिया जाता है। नाथुला दर्रा कहाँ पर है, ये सिक्किम में है। जिलिपला दर्रा पूछ लिया जाता है। तो जिलिपला कहाँ पर है, जिलिप दर्रा जो है ये सिक्किम में पड़ता है। और एक बोमदीला दर्रा है। बोमदीला दर्रा कहाँ पर पड़ता है, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट दर्रे आप याद रखिए कि कहाँ कहाँ पर पड़ते हैं, और ये एग्जाम में आपसे पूछ जाते हैं विद इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं आगे क्या पूछा गया है। यहाँ पर पहाड़ियों के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर पूछते हैं गोंडवाना हिल्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट। जो गोंडवाना की पहाड़ियाँ हैं ये किस राज्य में पड़ती हैं। अगर गोंडवाना पहाड़ियों की बात करें कि ये किस राज्य में पड़ती हैं, तो ये पड़ती हैं आपके मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए सही आंसर है। MP में पड़ती हैं ये। अगर हम पहले पहाड़ियों की बात करें, देखो अलग अलग पहाड़ियाँ हैं, उनके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि नीलगिरी पहाड़ियाँ होगी, ये तमिलनाडु में पड़ती हैं। अरावली पहाड़ियाँ होगी, ये राजस्थान में पड़ती हैं मुख्य रूप से। खासी पहाड़ियाँ हो गई, खासी पहाड़ियाँ जो हैं, खासी हिल्स जो हैं ये मेघालय में पड़ती हैं। सतपुरा पहाड़ियाँ हो गई, ये मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की कैपिटल सिटी कौन सी है, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो कौन सी है, वो भोपाल में इसकी राजधानी स्थित है। भोपाल में इसकी राजधानी है। मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है, शिवराज सिंह चौहान, ये यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अच्छा, भोपाल के बारे में आपने पढ़ा, भोपाल गैस ट्रेजरी भी हुई थी। ये कब हुई थी, ये 1984 में हुई थी। भोपाल गैस ट्रेजरी जो हुई थी इसमें कौन सी गैस जो था वो लीक हुई थी। इसमें जो था वो गैस लीक जो हुई थी उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस यहाँ पर लीक हुई थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बने। आगे 111 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या पूछते हैं, तुंगभद्रा इज ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो ये जो तुंगभद्रा है ये किस नदी की सहायक है। अगर हम तुंगभद्रा की बात करें कि ये किसकी सहायक है, तो इसके बारे में भी देखिए इंपॉर्टेंट है जानना। ये है कृष्णा की सहायक, कृष्णा नदी की ये इंपॉर्टेंट सहायक है। अब कृष्णा नदी की ये इंपॉर्टेंट सहायक है तो यहाँ से आप क्या जानेंगे। अच्छा, कृष्णा रिवर निकलती कहाँ से है, तो ये देखो महाबलेश्वरम से निकलती है। महाबलेश्वरम से ये निकलती है। और इसकी जो इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं और ये कौन कौन से स्टेट से होकर बहती है। तो कृष्णा रिवर मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इन स्टेट से होकर ये गुजरती है। और अगर हम बात करें कि कृष्णा रिवर की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी, एक तो इसकी तुंगभद्रा इंपॉर्टेंट सहायक नदी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सहायक नदी है इसकी। इसके अलावा इसकी और कौन कौन सी सहायक नदी है, इसके अलावा एक तो तुंगभद्रा हो गया, एक इसमें भीमा नदी है वो भी इसकी सहायक नदी है। एक आपने मूसी नदी सुना होगा, मूसी भी जो है वो इसकी सहायक नदी है। मालप्रभा नदी है वो भी इसकी सहायक नदी है। घाट प्रभा नदी है वो भी इसकी सहायक नदी है। मेनुरु नदी है एक, मेनुरु नदी, वो भी इसकी सहायक नदी है। तो ये आप याद रखिए कि कृष्णा नदी की आगे चलकर सहायक नदियां जो हैं वो कौन कौन सी हैं। बाकी दो नदियां तो आपको याद ही होंगी, सौर ऑफ बंगाल और सौर ऑफ बिहार। सौर ऑफ बंगाल कहा जाता है दामोदर नदी को, सौर ऑफ बिहार कहा जाता है कोसी नदी को। तो ये तो बेसिक है, ये तो याद रखें। आगे 112 नंबर क्वेश्चन में पूछते हैं विच सिटी हैज़ द लॉन्गेस्ट डे इन द मंथ ऑफ जून। तो किस शहर में जो है वो जून के महीने में सबसे लंबा दिन होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे लंबा दिन जो है वो जून के महीने में किस में होता है, कोलकाता में होता है। कोलकाता में होता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब कोलकाता में सबसे लंबा दिन जो है वो होता है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ की कैपिटल क्या है, यहाँ की कैपिटल है कोलकाता। कोलकाता यहाँ की कैपिटल है। और देखो वेस्ट बंगाल में अभी इलेक्शन भी हुए, तो इलेक्शन में कौन जीत कर यहाँ का चीफ मिनिस्टर बना, ममता बनर्जी का नाम याद रखना है। ये वेस्ट बंगाल से जो है वो चीफ मिनिस्टर है। तो ये तो बेसिक है। और यहाँ के गवर्नर कौन है, यहाँ के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़, ये यहाँ के गवर्नर हैं। अच्छा, गवर्नर भी आपको पता चल गया। अच्छा, वेस्ट बंगाल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो यहाँ पर एक तो आपका आ गया न्योरा वैली नेशनल पार्क। न्योरा वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है। जलदापरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, जलदापरा नेशनल पार्क जो है ये भी वेस्ट बंगाल में है। गोरुमारा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो गोरुमारा नेशनल पार्क जो है ये भी वेस्ट बंगाल में है।
बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? बक्सा टाइगर रिजर्व ये भी वेस्ट बंगाल में है। और सिंगलीला नेशनल पार्क है एक, सुंदरबन नेशनल पार्क है एक, ये कहाँ पर है? ये भी वेस्ट बंगाल में स्थित है। सुंदरबन कई बार पूछा गया है, तो सुंदरबन तो याद रखना है। बाकी आपको बक्सा भी याद रखना है। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। अगला देखिए, अगले क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है रणथंभौर इज फेमस फॉर। तो रणथंभौर जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? रणथंभौर की बात करें तो ये किसके लिए फेमस माना जाता है? ये माना जाता है टाइगर, यानी बाघ के लिए जो है ये फेमस माना जाता है। ये जो रणथंभौर है, ये नाम आपने कहीं ना कहीं पर सुना होगा। तो ये रणथंभौर जो है एक नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क कहाँ का है ये रणथंभौर नेशनल पार्क? तो ये जो है ये राजस्थान का फेमस नेशनल पार्क है, और ये टाइगर्स के लिए जो है वो मोस्ट फेमस माना जाता है। अच्छा, इंडिया के ही नेशनल पार्क आप याद रखिए इंपॉर्टेंट, जैसे कि मानस नेशनल पार्क हो गया असम में है, कान्हा नेशनल पार्क हो गया मध्य प्रदेश में है, गिर नेशनल पार्क हो गया गुजरात में है, घाना बर्ड सेंचुरी हो गया राजस्थान में है, पेरियार नेशनल पार्क हो गया केरला में है, सुंदरबन तो आपने अभी पढ़ लिया कि वेस्ट बंगाल में है, कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया ये उत्तराखंड में स्थित है, दाचिगम सेंचुरी होगी, दाचिगम सेंचुरी जो है वो जम्मू कश्मीर में पड़ती है, दुधवा नेशनल पार्क हो गया ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, घाना बर्ड सेंचुरी होगी ये राजस्थान में पड़ती है। तो ये सब आप यहाँ से याद रखें। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछते हैं श्रीशैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर। जो श्रीशैलम जल विद्युत परियोजना है ना, ये कौन सी नदी के ऊपर बनी हुई है? तो अगर हम बात करें श्रीशैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की, तो ये कौन सी नदी के ऊपर बनी हुई है? क्वेश्चन नंबर 114 की अगर बात करेंगे तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के बारे में वैसे तो आपने अभी जाना यहाँ पर कि कृष्णा नदी की इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ ये कहाँ से निकलती हैं। और अब यहाँ से हम क्या जानेंगे, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। तो देखो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में तो नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट आ जाता है। ये कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? ये कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है। इसके अलावा दूसरा जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है वो आ जाता है हीराकुंड डैम। हीराकुंड प्रोजेक्ट जो है वो महानदी के ऊपर बना हुआ है। उकाई प्रोजेक्ट जो है वो तापी नदी के ऊपर बना हुआ है। रिहांद प्रोजेक्ट है ये रिहांद नदी के ऊपर ही बना हुआ है। ये प्रोजेक्ट जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इडुक्की प्रोजेक्ट है कि इडुक्की प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? ये पेरियार नदी के ऊपर बना हुआ है। अच्छा, इसके अलावा एक फराका प्रोजेक्ट है। फराका प्रोजेक्ट जो है वो गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है। टिहरी डैम कौन सी नदी के ऊपर है? ये भागीरथी के ऊपर बना हुआ है। और लोकतक डैम कौन सी नदी पर है? तो लोकतक खुद भी एक नदी है, तो लोकतक डैम जो है वो लोकतक नदी के ऊपर बना हुआ है। थेन डैम है, एक थेन डैम जो है वो रावी नदी के ऊपर बना हुआ है, और ये पंजाब में स्थित है थेन डैम। तो ये इंपॉर्टेंट डैमों के बारे में आप याद रखिए, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू, तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो है ना, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपका मिल्क से, डेयरी की जो डेवलपमेंट है उससे संबंधित है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा, डेयरी डेवलपमेंट सही आंसर है। अच्छा, ऑपरेशन फ्लड आपको पता चल गया कि मिल्क यानी कि डेयरी से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑपरेशन फ्लड जो था वो कब लॉन्च किया गया था, तो 1970 में ये लॉन्च किया गया था। 1970 में ये लॉन्च किया गया था। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ जाता है कि कुछ नाम दिए जाएंगे कि ये किस इनमें से कौन सा जो है वो ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। अच्छा, वर्गीस कुरियन जो है ये संबंधित है किससे? ऑपरेशन फ्लड से। अब जब ऑपरेशन फ्लड आया था तो उसके बाद क्या चेंजेस यहाँ पर हुई थी? यहाँ पर जो था वो मिल्क की एकदम से प्रोडक्टिविटी जो था वो बढ़ गई थी। मिल्क की जो प्रोडक्शन थी ना वो बढ़ गई थी। और फिर अमूल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां आई। ये जो अमूल कंपनी है ना, अमूल कंपनी के चेयरमैन और फाउंडर जो है वो वर्गीस कुरियन ही है। तो ये भी ध्यान रखना है। बाकी देखो, एक ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आपने सुना होगा, हरित क्रांति जिसको कहते हैं। हरित क्रांति के बारे में बता दीजिए कि इंडिया में इसके जनक किसको कहा जाता है और ये कब स्टार्ट हुई थी। इसके बारे में आप भी कमेंट करके बता दीजिए। आगे पूछते हैं, द हेडक्वार्टर ऑफ ONGC इज सिचुएटेड एट। तो ONGC का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है? ONGC का हेडक्वार्टर फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग इसको स्क्रैप कर दिया गया है, हम ज़्यादा डिस्कस इसके बारे में अब नहीं करेंगे। आगे पूछते हैं, बार्टर ट्रांजैक्शन मीन्स, ये जो बार्टर सिस्टम होता है इसमें क्या होता है? देखो, बार्टर सिस्टम जो था ये पहले के टाइम में प्रचलित था। अब पहले के टाइम में प्रचलित था, इसमें क्या पूछा गया था? इसमें पूछा गया था कि ये किससे संबंधित, तो ये गुड्स के बदले जो था वो गुड्स दी जाती थी। गुड्स एक्सचेंज इन विद गुड्स, तो यानी कि मेरे पास अगर मान लीजिए कुछ गेहूं है तो मैं आपको गेहूं दूंगा और आपसे मक्का ले लूंगा। तो इस तरह की चीज़ें, जैसे मेरे पास गेहूं है, मैं आपको गेहूं दूंगा, आपको गेहूं की ज़रूरत है, तो आप गेहूं के बदले जो है मुझे कुछ और चीज़ दे देंगे जिसकी मुझे ज़रूरत है। तो इस तरह से चल रहा था ये बार्टर सिस्टम। इसमें कोई भी चीज़ मैं आपको दूंगा, आप उस चीज़ के बदले मुझे चीज़ दे देंगे। ये करेंसी सिस्टम उस टाइम नहीं हुआ करता था। आगे देखिए, 118 क्वेश्चन में पूछते हैं, स्टैगफ्लेशन इज डिफाइंड एज। तो ये जो निस्पंद स्फीति है ये किससे प्रभावित की जाती है?
तो किससे परिभाषित इसको किया जा सकता है, जो स्टैगफ्लेशन है तो इसको प्रभावित किया जाता है जब इन्फ्लेशन भी हाई होती है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, एक तरह से आप कह लीजिए महंगाई बड़ी ज़्यादा होगी और ग्रोथ जो है वो बहुत कम होगी और अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी जो है वो बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। हाई इन्फ्लेशन होगी, लो ग्रोथ होगी और हाई अनएम्प्लॉयमेंट होगी। यह ध्यान रखिएगा कि हाई अनएम्प्लॉयमेंट होगी और ग्रोथ क्या होगी, कम होगी। इन्फ्लेशन जो है वो क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। इस सिचुएशन को जो है वो कहा जाता है इकोनॉमी में स्टैगफ्लेशन। ध्यान रखें। आगे 119 में पूछते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मीन, जिसको जीएनपी भी कहते हैं। जीएनपी का क्या मतलब होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। कई बार जीएनपी का पूरा नाम पूछा गया है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो 119 का सही आंसर है सी, यानी कि मनी वैल्यूज ऑफ द टोटल नेशनल प्रोडक्शन फॉर एनी गिवन पीरियड। किसी दी गई अवधि के लिए कुल राष्ट्रीय उत्पादन का मौद्रिक मूल्य, ये होता है मतलब जीएनपी का, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का। ध्यान रखें। आगे पूछते हैं विच इज़ रिलेटेड टू बैंकिंग रिफॉर्म। इनमें से कौन सी ऐसी कमेटी थी जिसने बैंक में जो था वो सुधार लाए थे, उससे संबंधित है ये। तो एक नरसिम्हा कमेटी थी। नरसिम्हा कमेटी जो है ये संबंधित है बैंकिंग रिफॉर्म से। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब नरसिम्हा कमेटी जो है ये बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित है। देखो ये जो कमेटी है ना, आप जानिए कि नरसिम्हा के नाम पर रखी गई थी। इनका पूरा नाम था मेधावोलु नरसिम्हा। मेधावोलु नरसिम्हा जो था वो इनका नाम था और इनकी अध्यक्षता में ये कमेटी गठित की गई थी। दो कमेटियां थी, ये नरसिम्हा कमेटी 1 थी, नरसिम्हा कमेटी दूसरी थी। पहली कमेटी जो था वो कब गठित की गई थी, पहली कमेटी जो था वो 1991 में गठित की गई थी और दूसरी कमेटी कब गठित की गई थी, तो ये 1998 में जो था वो गठित की गई थी। फिर इन कमेटी की आगे अपने अपने रिकमेंडेशन आती हैं, उनको मानना नहीं मानना ये सरकार की मर्जी होती है। आगे देखिए आगे क्या पूछा गया है 121 में, विच इज़ नॉट अ क्वान्टिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर ऑफ एन सेंट्रल बैंक। तो इनमें से कौन सा जो है वो केंद्रीय बैंक का परिमाणात्मक साख नियंत्रण साधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 121 की बात करें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मॉरल सुइसेशन, यानी कि नैतिक प्रत्यायन जो है ये जो सेंट्रल बैंक होता है इसके अंडर ये नहीं आता है, क्रेडिट कंट्रोल मेजर के तहत नहीं आता है ये। कौन सा, मॉरल सुइसेशन। ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया ना तो एज सच पूछ ले जाएगा कॉपी पेस्ट करके, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आगे देखिए आगे क्वेश्चन में क्या पूछते हैं। आगे पूछते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स इज टैक्स्ड इम्पोज्ड ऑन। तो ये जो निगम कर होता है ये किस पर लगाया जाता है, तो निगम कर की बात करें। अच्छा उससे पहले अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो इस तरह से सर्च कीजिएगा अपने टेलीग्राम से @allexam31। टेलीग्राम पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको इंपॉर्टेंट PDF भी हम देते रहते हैं, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट क्यूजीज वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये सब टेलीग्राम पर हम आपको प्रोवाइड टाइम टू टाइम करवाते रहते हैं। देख लीजिएगा टेलीग्राम पर आप हमें, वहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। पहले भी बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। अब इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे कॉर्पोरेशन टैक्स की, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है द नेट इनकम ऑफ द कंपनीज। कंपनियों की कुल आय, ये कॉर्पोरेशन टैक्स जो है इसके तहत आता है। निगम कर किस पर लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है नेट इनकम ऑफ द कंपनीज। कंपनियों की जो कुल लागत होती है या फिर कुल आय होती है ना, उसके ऊपर लगाया जाता है ये निगम कर। अच्छा अगर टैक्स की बात करें तो दो तरह के इंपॉर्टेंट टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अगर डायरेक्ट टैक्स में हम बात करें तो डायरेक्ट टैक्स में आपका इनकम टैक्स आ जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स आ जाता है और भी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स वगैरह यहाँ पर आ जाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में ज़्यादा टैक्स आते हैं, जैसे कि सेल्स टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, आपका एक्साइज टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, एक्साइज टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स हो गया जिसको वैट भी कहते हैं। वैट का पूरा नाम पूछा जाता है VAT का। वैट का पूरा नाम आपको याद रखना है, वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स जो है इसका पूरा नाम है। तो ये आगे इनडायरेक्ट टैक्स में। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो कौन से टाइप का टैक्स है। तो प्रॉपर्टी टैक्स जो है ये डायरेक्ट टैक्स की श्रेणी में आता है। तो ध्यान रखिएगा प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स की श्रेणी में आता है। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि वेल्थ टैक्स जो है वो किसकी श्रेणी में आता है, डायरेक्ट टैक्स है या फिर इनडायरेक्ट टैक्स है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार हमने डिस्कस किया है। कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।